क्या सीखा हमने पिछले सेशन में? यहां देखो, यहां देखो, when light travels from one medium to another, अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है और लाइट ऐसे ऑब्लिकली आया तो विदाउट चेंज इन मीडियम ये ऐसे सीधा चला जाता, बट बिकॉज देर इज अ चेंज इन मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। बोलो डन, पक्का, वेरी गुड। अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है एंड इट इज ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, बिना चेंज इन मीडियम ये सीधा चला जाता, बट नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपनी पाथ से भटक के अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फाइन। कंडीशन फॉर नो बेंडिंग भी देखा हमने। 1, बोलो नो बेंडिंग कब कब होगा? नो बेंडिंग व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, या फिर refractive index of medium 1 is equal to refractive index of medium 2, या फिर no change in medium, no change in medium। इन 3 केसेस में there is no bending of light। बोलो ठीक है, अदरवाइज तो बेंडिंग ऑफ लाइट होना ही होना है। यस, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं एक एग्जांपल में और लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ ग्लास स्लैब। प्लीज ध्यान से समझना। एक ग्लास स्लैब है मेरे पास, कैसा दिखता है ग्लास स्लैब पता है क्या बच्चों को? हाउ डज अ ग्लास स्लैब लुक लाइक? क्या होता है उसमें और कैसा होता है? अ ग्लास स्लैब लुक समथिंग लाइक दिस, है ना? इसके पास कुछ थिकनेस है और हम इसमें क्या करते हैं ना, हम इसमें लाइट पास करते हैं। कहां से? कहां से? इस वाले सरफेस से, है ना? तो जब मैं ड्राइंग बना रहा हूं ना, तो मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, मान लो जब मैं ड्राइंग बना रहा हूं तो मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है और यहां से मैं लेजर आएगा, करेक्ट? ये है इसका थिकनेस। देखने में ये थिकनेस लगता है लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये थिकनेस है। बोलो फाइन। और यहां से लाइट आएगा इस तरह से, है ना? यहां पे 2 बार चेंज इन मीडियम होगा। यहां पर क्या है? एयर, यहां पे ग्लास, और यहां पर फिर से एयर। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे। फाइन। यहां पर मैं बना देता हूं एक नॉर्मल, थोड़ा सा ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं हम लोग इसका, मान के चलते हैं यहां पे मैं नॉर्मल बना देता हूं और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसे ले लेते हैं। बोलो ठीक है, फाइन है सारे बच्चों को? बहुत शोर। ओके, इसको थोड़ा मोटा करते हैं। ओके, दिस इज माय इंसिडेंट रे। यस, जब ये इंसिडेंट रे ऐसे आया तो आइडियली ये कैसे चला जाना चाहिए? ऐसे सीधा जाना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे ध्यान से समझो प्लीज। अगर चेंज इन मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे सीधा चला जाता। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बना है मेरा क्योंकि मैं साइड से बना रहा था, सामने से बना देते हैं इसको। या कुछ ऐसे जाना चाहिए था, राइट? इसको मैं बोलूंगा मेरा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहां पे लिख रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे। बोलो फाइन। ओके, बट यहां पर देर इज अ चेंज इन मीडियम एंड द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हेंस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यार ये नॉर्मल की तरफ बेंड करे। यहां पे फिर से चेंज इन मीडियम हो रहा है, यहां पर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बना देता हूं फिर से एक नॉर्मल। एक्चुअली ये लाइट यहां पर कैसे जाना चाहिए था? एक्चुअली ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहिए था अगर चेंज इन मीडियम नहीं होता तो, बट इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, हेंस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो ओके है क्या? और इस तरह से यहां पे चला जाएगा। और इस रे को मैं बोलूंगा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, जो लास्ट में यहां से इमर्ज होके बाहर निकला है ना? विक्ट्री करके यहां से इमर्ज होके निकला है, राइट? तो देखो क्या था ना, सीन ऐसे था कि यहां पर बच्चे के लिए कुछ इनाम था। गणपति बापा लग रहे, ट्रॉफी है, ट्रॉफी। यस, दिस इज योर ट्रॉफी। तो बच्चे का ये रास्ता था, इधर यहां जाना चाहता था वो, इधर 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 जाना चाहता था, बट रास्ते में बेचारा रास्ता भटक गया और इधर की तरफ चला गया।
फिर यहाँ किसी ने उसको फिर मोटिवेट किया, बोला भैया बहुत दूर जा रहा है, थोड़ा अपने गोल की तरफ जा, तो फिर से यहां पर इधर, है ना। ये पाथ और ये पाथ एक दूसरे से पैरेलल है। यस, द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर ऑलवेज 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 पैरेलल टू ईच अदर। दो बार बेंडिंग हुआ यहां पर, रिफ्रैक्शन नंबर 1, रिफ्रैक्शन नंबर 2। द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेज, this perpendicular distance between the two rays is called as lateral displacement. Lateral displacement. What do you mean by lateral displacement? The distance between the incident and emergent ray. Incident ray and emergent ray is called as lateral displacement. बोलो ओके है क्या? क्यों पढ़ रहे हैं सब बकवास हम लोग? क्या फायदा है इन सारी चीजों को पढ़ के? कहां से आया, क्या जरूरत है, कैसे है? नथिंग नथिंग नथिंग। मान लो इस स्लैब में से मैं तुमको देख रहा हो, वैसे तो बहुत छोटा सा स्लैब है वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, बट फिर क्या एप्लीकेशन है इसका, क्या होगा, ये क्यों पढ़ना है हमको? मान के चलो मैं इसमें से किसी बच्चे को देख रहा हूं या एक कैमरे को देख रहा हूं, कैमरा जहां पर है ना, मुझे वहां पे नहीं दिखाई देता इसमें से। यस, मान लो मैं इसमें से देख रहा हूं और इस पे निशाना लगाना चाहता हूं और इसको मार रहा हूं, नहीं लगेगी उसको गोली, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां है वहां इसमें से दिखाई नहीं देता। मान के चलो आपके घर पे डाइनिंग टेबल है जिसका ग्लास का टॉप है, उसका ग्लास टॉप होता है इतना मोटा, अच्छा खासा मोटा होता है, करेक्ट। उसके नीचे कोई चीज रखी होती है ना, वो जहां पर तुमको दिख रही होती है वहां पर नहीं होती, थोड़ी सी साइड में होती है। कैसे, ये समझाता हूं मैं। तो ग्लास के अंदर से जो कुछ चीज दिख रही है तुमको, वो एक्चुअली वहां पर नहीं है, वो थोड़ी सी दूसरी जगह पर है। यस, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, वैसे मैं रिवर्सिबल पाथ रिवर्सिबिलिटी बताता हूं फिर समझाता हूं। विल कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ दिस आफ्टर सम टाइम, थोड़ा समझेंगे क्या इसका सिग्निफिकेंस है। फिलहाल ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी है, ये होना ही होना है ग्लास स्लैब से। ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि यार यहां पर है 4 सेंटीमीटर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब किन फैक्टर्स पे कभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा हमको? तो आपको बोलेगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एलडी लिख रहा हूं मैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सवाल आएगा डायरेक्ट, तो मैं बोलूंगा द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज, वो बोल रहा है इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस, इतना लिखोगे 0 दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा हाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसने बोला, कैसे पता चला तुमको? बुक में दिया है। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास। सही बात है। ऐसा होगा क्या सही में? यहां देखना, मैं एक ग्लास स्लैब बना देता हूं, देखो ये फैक्टर्स रटने हैं तुमको। ये ग्लास स्लैब है, यहां पर मैं मोटा मोटा एक फिगर बना देता हूं, ये रे ऑफ लाइट है, देखते जाओ। हाँ, ये रे ऑफ लाइट है, कुछ नहीं होता तो ये इधर चला जाता, बोलो ठीक है, ऐसे। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये यहां पर ऐसे बेंड हो गया, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन अगेन ये इधर चला गया। तो पहले केस में यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, d1 चलेगा। एक काम करते हैं, इसका थिकनेस घटा देते हैं हम। लेट अस अज्यूम कि हमारा ग्लास स्लैब इतना ही है, लेट अस अज्यूम कि हमारा ग्लास स्लैब इतना ही है, दिस इज माई न्यू थिकनेस, इतना। तो बोलो मेरा लाइट कैसे आएगा? देखो एक ही कलर का लाइट ले रहा हूं, रेड कलर का लाइट ले रहा हूं मैंने इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया? सिर्फ थिकनेस। क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहा हूं? नहीं। क्या मैंने कलर ऑफ लाइट चेंज किया? नहीं। क्या मैंने मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब चेंज किया? नहीं। अब देखो ये बेंडिंग होगा, ऑब्वियसली यहां से बेंड होके जाएगा ऐसे, नेक्स्ट बेंडिंग किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, बोलो सही है। एंड इट विल गो यहीं से अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
अब देखो इस केस में लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ d2, थिकनेस कम हो गया तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। बोलो समझा कि नहीं समझा? यानी जितना मोटा ग्लास रहेगा आपको ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा अपनी जगह से डेविएटेड दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, डायग्राम से बता दिया। बोलो ओके है? पक्का? वेरी वेरी गुड। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। ध्यान से समझो। अब मैं थिकनेस चेंज नहीं करूंगा, मैं कलर ऑफ द लाइट चेंज नहीं करूंगा, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं करूंगा। मैंने लिया ये इधर जा रहा था ऐसे, सही बात है। ये केस नंबर 1, येलो वाला डायग्राम येलो वाले से बनाता हूं। अज्यूम कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? comparison between the speed of light and vacuum. वेरी गुड। क्या सिग्निफाई करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेरी गुड। और क्या सिग्निफाई करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, और क्या सिग्निफाई करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। कितना बेंड किया, याद है मैंने सब पढ़ा है, प्लीज पढ़ के आया करो। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम कि 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो थोड़ा सा बेंडिंग होगा, तो बेटा इधर जाना चाहिए था, थोड़ा सा बेंडिंग हो गया। बोलो ठीक है क्या? और यहां से फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके इधर चला गया। केस नंबर 2, लेट अस अज्यूम कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7, यानी बेंडिंग ज्यादा, यानी बेंडिंग ज्यादा, तो यहां पर आएगा और ज्यादा बेंडिंग हो जाएगा। पहले वाला देखो इतना सा बेंड हुआ, सेकंड केस में इतना बेंड हो गया, हाँ कि नहीं? और फिर यहां से इधर, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर द बेंडिंग, मोर द बेंडिंग मोर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी सेकंड lateral displacement is proportional to refractive index of the glass slab। तो भैया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी मोटा ग्लास, मतलब ग्लास का मटेरियल अगर ऐसा है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। बोलो फाइन है? पक्का समझ में आया? श्योर? अब मैं ना थिकनेस चेंज करूंगा और ना ही मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करूंगा, मैं करूंगा लाइट का कलर चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये यहां से आया, पहले हम रेड लाइट बना रहे थे, अभी भी हम रेड लाइट बना देते हैं। ये रेड आया ऐसे, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे चला जाता। बोलो ठीक है? यहां पर इसका होने वाला है बेंडिंग। यस, और ये बेंड करके टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अब ये बेंड करके इधर चला गया। यस, अब मैं लेता हूं येलो लाइट। अब बेसिक अगर आपको थोड़ा सा पता है तो विच लाइट बेंड्स द लीस्ट? रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। देखो अलग अलग कलर के लाइट का अलग अलग अमाउंट ऑफ बेंडिंग होता है, याद रखो, हम पढ़ लेंगे आने वाले चैप्टर्स में। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, तो अगर मैंने यहां से एक येलो कलर का लेजर ले लिया बेटा, तो यहां पर क्या एंगल चेंज किया? नहीं। थिकनेस चेंज किया? नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं। तो यहां पर येलो लाइट ज्यादा बेंड कर जाता है और एज अ रिजल्ट यहां पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। अगर मैं ब्लू कलर का लाइट ले लूं यहां से, तो ब्लू लाइट येलो से ज्यादा बेंड करता है, तो इसका बेंडिंग ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा। यस, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कलर ऑफ द लाइट पे, और कलर यानी वेवलेंथ। यस, आज के बाद एक चीज याद रखेंगे। यस, रेड लाइट का स्पीड इज फास्टेस्ट, सबसे फास्ट होता है। यस, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। यस, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जिसका स्पीड ज्यादा है उसका लैम्डा ज्यादा होगा। यस, अगर स्पीड ज्यादा है तो लैम्डा ज्यादा होगा। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? और अगर लैम्डा ज्यादा है तो बेंडिंग लीस्ट होगा। जिसका स्पीड सबसे ज्यादा उसका बेंडिंग सबसे कम होता है। बोलो ओके है क्या? यानी फिर रेड का वेवलेंथ, कलर बोलो या वेवलेंथ बोलो, अब कलर से डेफिनेशन बताना डिफिकल्ट हो जाता है तो हम वेवलेंथ से बात करते हैं। यस, हमने बोला वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम। यहां ध्यान दो, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। विबग्योर का कलर कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं हम, पैटर्न VIBGYOR। तो पहला V है, आखिरी R है, तो फर्स्ट और लास्ट कलर कंपेयर कर रहे है ना। लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट, देयरफॉर बेंडिंग ऑफ रेड इज लेस देन, यस, बेंडिंग ऑफ रेड इज लेस देन बेंडिंग ऑफ वॉयलेट। बोलो ओके है क्या? यस, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ के साथ लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रोपोर्शनल है? इसका मैक्सिमम है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो ओके क्या? थर्ड, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। या फिर हम बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन कलर। यस, रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, यस, रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। बोलो ओके है क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत सारे बच्चे? और कुछ हो सकता है फैक्टर अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैं कब से बोल रहा हूं कि मैंने क्या क्या कांस्टेंट रखा है, अगर आपका ध्यान है अच्छे से तो, है ना। एक काम करें क्या, इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं हम। चारों फैक्टर्स में चाहता हूं एक ही पेज पे बता दे आपको, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, और इसकी की पॉइंट्स को शिफ्ट कर देते हैं इसके पास। फाइन, चौथा फैक्टर, सब चीजें सेम रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देते हैं हम। यस, मान के चलो दिस इज माय ओरिजिनल रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है। उप्स, देखो मेरा इंटेंशन क्या है ये सब समझाने का, या तो रट्टे मारो कितने प्रॉपर्टीज लर्न करोगे, वैसे भी लर्न तो करना ही है, बट मान लो भूल गए तो, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग 25 आने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वो क्या क्या याद करोगे, है ना। तो बेसिकली दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है। तो ये कैसे चला जाएगा, ऐसे सीधा जाना चाहिए। बोलो डन, ओके, यस। अब ये ऐसा, इसका डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। यस, इसके लिए लॉस थोड़े से अच्छे से पता होने चाहिए। इस तरह से चला जाएगा, डन। अब मैं एक काम करता हूं, मैं रेड ही कलर लेता हूं, प्लीज ऐसे मानो। अब रेड क्या फेंट कलर से ले लूं मैं, रेड। यस, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर देता हूं बड़ा। ब्लू कहां से आ गया, रेड। यहां देखो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया है, हाँ कि नहीं? यस, ये एक्चुअली ऐसे सीधा चला जाना चाहिए। बोलो सही बात है, यस, सीधा जाना चाहिए, बट यहां पे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो सही है ना, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड देन यहां पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से कम होता है, बढ़ता है? यस, लेकिन अब ये डायग्राम तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे अच्छे से, ये डायग्राम गलत है, इसको थोड़ा सा याद रखो। यस, व्हेन आई से डायग्राम गलत है यानी गलत नहीं है, बट यहाँ पे फिगर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने रैंडमली ड्रॉ किया, यस, बट मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन भी किया वहां पे ताकि मैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट को बड़ा बना पाऊं, बट दैट्स ओके, ठीक है। सो ये मान के चलना कि
कैसे डिपेंड करता है? lateral displacement is directly proportional to angle of incidence. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि state the factors affecting lateral displacement. तो बच्चे स्टेट करके आते हैं, है ना? स्टेट मतलब बच्चे बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 0 नंबर नहीं दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा lateral displacement is directly proportional to thickness. Yes, it is inversely proportional to the wavelength. और वहां लिखना पड़ेगा the wavelength of red is maximum. Therefore ऐसे प्रॉपर बोलो, फाइन है? lateral displacement क्या होता है ये समझ में आया क्या बच्चों को? यस, और ये फिनोमिनॉन आपको कई जगह पर देखने के लिए मिलेगा. यस, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ इट. यहां ध्यान दो अच्छे से. वैसे ये पार्ट सी में फिर से आएगा. यस, तभी करेंगे हम. पार्ट सी में आने दो, तभी करेंगे हम लोग. यस, तो थिकनेस आएगा, मीडियम का थिकनेस, रियल डेप्थ वगैरह, तब एक साथ देख लेंगे. इसमें कोई दिक्कत? सो अगेन 2 टाइम बेंडिंग वाला फिनोमिनॉन कि हाँ भैया, rarer to denser away towards the normal, denser to rarer away from the normal, और यहाँ पे दोनों चीज एक साथ हो रही है. बोलो फाइन है? यस, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, तो वो भी पढ़ते हैं, प्लस रिवर्सिबिलिटी, पाथ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इस पे भी ध्यान दो. What is reversibility of light? लाइट अपना पाथ रिवर्स कर देता है. यानी क्या? यानी मान के चलते हैं कि यहां पर एक बच्चा खड़ा है. यस, इसके हाथ में बड़ा बच्चा बना है, इसके हाथ में लेजर लाइट है, फाइन, और ये एयर है और ये वाटर है, फाइन. यहां से इसने एक लेजर ऐसे इनपुट किया, इस तरह से, है ना? कहां पे जाएगा ये? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इधर जाएगा, है ना? जिस पाथ से ये रे अंदर आया है ना पानी के, अगर यहां पे पानी के अंदर से कोई बच्चा यहां से अगर लेजर ऐसे डालता है इस लाइन में, तो वो एग्जैक्टली ये वाला पाथ फॉलो करके इसके पास जाएगा. That is called as principle of reversibility. Principle of reversibility यानी जो पाथ फॉलो करके लाइट यहां पहुंचा है, अंदर से अगर मैं लेजर डालूं तो वही पाथ फॉलो करके लाइट बाहर वापस रिटर्न जाएगा. बोलो क्लियर हुआ क्या? सारे बच्चे समझे क्या? या रादर, है ना, इस बच्चे ने यहां से लेजर डाल दिया, बढ़िया. इस बच्चे ने यहां पर ऐसे मिरर पकड़ लिया, यहां पर लगा दिया एक मिरर, सच दैट द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना? तो परपेंडिकुलर है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट करेगा, और वापिस यहां पर देखो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहां जा रहा है डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस बच्चे को वापस लग जाएगा. मूवी में देखा है क्या? रजनीकांत के मूवी में अगर किसी ने देखा है, देखते होंगे तो, यस, रजनीकांत को विलन ऐसे गोली मारता है, तो वो क्या करता है, कुछ तो मेटल का कुछ तो ब्लॉक लेता है और ऐसे रखता है, तो गोली उसको लग के रिटर्न चली जाती है, वापस मुड़ने को लग जाती है ना? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया उन्होंने उधर, ठीक है ना? ये शक्तिमान में भी ऐसा होता था. यस, वो गोली शक्तिमान को लगती थी, पलट के वापस जाके उसको, वाह बढ़िया है, ये सही है. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, भैया मेरे को मारेगा, ये खटाक रिफ्लेक्ट. यस, है ना? बोलो क्या है, क्या बच्चे खेलते हैं ना कि अरे इसने मुझे गाली दिया है, मिरर, है ना, यार तेरे को ही लग गई तेरी गाली, टाइप्स. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इज दैट ओके विद एवरीवन? सारे बच्चे समझे? अब मैं पीछे वाले पेज पे जाके कुछ चीज रिवाइज करता हूं, फिर वापस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे आऊंगा. उस दिन हमने कुछ चीजें पढ़ी, देखो ये है मेरा मीडियम 1, ये है मेरा मीडियम 2. यहां से इंसिडेंट रे आया और इधर चला गया. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
किसका निकालेंगे हम? 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। बोलो ओके है क्या? मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। बोलो स्पीड क्या लिखूंगा मैं? v1 अपॉन v2। कोई दिक्कत किसी को? और यही अगर उल्टा होता ऐसे कि ये इंसिडेंट रे आया यहां पर, ये है मेरा, ऐसे इसी को उल्टा बना देते हैं, इसको ही मीडियम 1 रखते हैं, इसको मीडियम 2 रखते हैं। ओके, और यहां से मैं बना देता हूं इंसिडेंट रे। इस बार यहां से लाइट जा रहा है और यहां पे बाहर निकल रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मुझे नहीं पता। बोलो यहां क्या लिखूंगा मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो v2 अपॉन v1। कहां से आया किधर को गया? बोलो फाइन, पक्का सारे बच्चे समझे क्या? वेरी वेरी गुड। तो यहां आ जाओ फिर, है ना। अगर ये ऊपर से बच्चा देख रहा है, ये है मान लो मीडियम 1, ये है मान लो मीडियम 2, यस। तो ऊपर से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे और जा रहा है ऐसे, तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विच इज v1 अपॉन v2। अगर नीचे वाले बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखे तो लाइट आया ऐसे और गया इधर, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विच इज v2 अपॉन v1। This is my equation 1, this is my equation 2. Let's multiply both the equations. तो मुझे मिलेगा mu21 into mu12 is equal to v1 by v2 into v2 by v1। खटाक पुटाक खटाक पुटाक, बोलो ओके। सो मुझे यहां से मिल रहा है mu2 with respect to 1 into mu1 with respect to 2 is 1। mu2 with respect to 1 is 1 upon mu1 with respect to 2। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल होता है। यस, यानी मान लो बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर है ना, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, है ना। तो सिर्फ लिखता हूं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3। यस, तो व्हाट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? 1 अपॉन 4/3, दैट इज 3/4। बोलो समझा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2/3। ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, कुछ भी रैंडम आपको सिखाने के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2/3, दैट इज 3/2। बोलो ठीक है, सारे बच्चे समझे? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूला एक पेज पे ध्यान देते जाना। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया, यहां से रे ऑफ लाइट इधर चला गया, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इज v1, यहां स्पीड ऑफ लाइट इज v2। यहां पर जो लाइट का वेवलेंथ है ना बेटा, लाइट इज अ वेव, तो ऐसा वेव आया यहां पे। यस, यहां पर जो वेवलेंथ है वो होती है λ1 और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है f। ये लाइट कहां से आया? एक लेजर से आया। बोलो फाइन। यहां पर दिस इज कॉल्ड एज सोर्स। बोलो फाइन है? यस, जब ये लाइट यहां रिफ्रैक्ट होके अंदर जाएगा स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर स्पीड चेंज हुआ तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, स्पीड चेंज हुआ तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो हो सकता है यहां पे वेव ऐसा छोटा बन जाए, तो यहां पे वेवलेंथ हो जाएगा λ2। मीडियम चेंज होने से क्या क्या चेंज हुआ? स्पीड चेंज हुआ, लैम्डा चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ, वेवलेंथ चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी f है, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी f होता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। यस, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स।
यस, सोर्स यानी कौन सा लेजर यूज कर रहा है भैया, एक लेजर का फ्रीक्वेंसी कुछ हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है, करेक्ट। तो जब तक आप ये सोर्स चेंज नहीं करते तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गया, लैम्डा चेंज हो गया, बोलो फाइन, है ना। अब यहां देखो, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये 1 है मीडियम, ये 2 है मीडियम। बोलो व्हाट इज आवर फॉर्मूला v के टर्म्स में, 2 with respect to 1, बोलो what is the formula, v1 by v2, but v is equal to f lambda, lambda 1 upon lambda 2, f से f मरा तो क्या मिला, lambda 1 by lambda 2। ये भी फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बोलो ओके है क्या। अब एक और फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां v1 by v2 है ना, यहां होता है μ2 अपॉन μ1। यस, समझाता हूं मैं इसको, बट इसमें से कोई भी फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ सकता है। यहां पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, एयर, कुछ नहीं है यानी क्या है, एयर है। ओके, इसका मीनिंग समझाता हूं अब, यहां पे ध्यान से समझना जरा। यस, लेट्स टेक एयर, वाटर, ठीक है, एयर से वाटर में गया, कुछ ऐसा डायग्राम बना, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सारे बच्चे, वेरी गुड। अब मैं फिर से सेम डायग्राम बनाऊंगा एयर का ग्लास के साथ, ठीक है, ये ऐसे आया और यहां पर होगा ढेर सारा बेंडिंग, फाइन। बोलो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, हाँ ये कुछ नहीं है यानी एयर है, इज इक्वल टू सी अपॉन वीजी। क्या सारे बच्चे ओके हैं विद दिस, पक्का पक्का, एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड। इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। तो इन दोनों को डिवाइड करने से ये 1 ये 2, डिवाइड 1 and 2, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास with respect to air is equal to c upon vw into vg upon c, c से c मरा, ये हो गया म्यू w अपॉन म्यू g is equal to vg अपॉन vw। बट ये क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, है कि नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ये फॉर्मूला बना। देखो देखो यही लिखा था मैंने, म्यू टू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 होगा, यस, तो दूसरे साइड में म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होगा। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया। तो हमने क्या किया, ये एग्जांपल से हर चीज समझा रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना हम, अगर v1 v2 गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर आपको बोला है फाइंड म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और म्यू 2 म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है, एवरीबॉडी, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर आपको स्पीड्स पता है तो वो यूज करो, या तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता होना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसका क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसका क्या है, और उन दोनों का रेशो ले लो तो दोनों का आपस में एक दूसरे से मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से होता है म्यू 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 12, एंड दिस शुड सॉल्व ऑल योर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस पार्ट। ओके है क्या, मैं नहीं चाहता हूं किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई मार्क्स जाए, क्योंकि इतना ही है, बहुत सिंपल है। बोलो फाइन। अब पहले तो ना बुक ओपन करो और कुछ डाउट है तो पूछो। यस, यहां ध्यान दो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज
there is something called as laws of refraction. laws of refraction, जैसे laws of reflection होता है वैसे law of refraction होता है। ये है बाउंड्री या फिर इंटरफेस, ये इंसिडेंट रे, इट विल बेंड, मान के चलते ये एयर है या मीडियम 1 है, 1 2 लूंगा मैं अभी, एयर वेयर कुछ नहीं, 1 2, ये 1 है ये 2 है मीडियम, बोलो फाइन। तो यहां से ये कहीं तो बेंड करेगा, अगर ये रेयर है तो टूवर्ड्स, ये डेंसर है तो अवे। तो लेट्स अभी के लिए अज्यूम ये, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो ओके है क्या? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, and that constant value is nothing but mu to 1, refractive index of 2 with respect to 1। इसका क्या मीनिंग है? तो भैया इसका मीनिंग ऐसा है, इसका मीनिंग ऐसा है कि मान के चलते हैं मेरा इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस है I इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, तो R इज इक्वल टू कुछ तो 20 डिग्री आएगा, मे बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री। अब इनका रेशो ले लो आप, साइन ऑफ 30 अपॉन साइन ऑफ 20, बोलो ओके है। जो भी वैल्यू आएगा मान के चलते हैं x वैल्यू आया, नाउ चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I इज इक्वल टू 45 डिग्री कर दो, तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी चेंज हो जाएगा, मान लो 28 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 अपॉन साइन ऑफ 28, इसका वैल्यू भी x ही आएगा, एंड दिस x इज नथिंग बट इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। यस, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ। और सेकेंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, राइट। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अब आप खुद से मुझे बताओ, यानी इसका एक और फॉर्मूला बन गया हमारा, किस चीज का? इसका, यस, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। और ये जो कांस्टेंट है उसका लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ दिस इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब तक वो पढ़ रहे थे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप बताओ इस पूरे चीज पर से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग, मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या क्या बताता है? 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कंपैरेटिवली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां बेंडिंग ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताता है दो मीडियम में स्पीड का रेशो, कि भैया किसमें कितना टाइम ज्यादा है या कितना टाइम्स कम है, बोलो फाइन। नाउ व्हाट शुड बी द फैक्टर्स अफेक्टिंग refractive index? What are the factors that affect refractive index? refractive index किन चीजों पे डिपेंड करता होगा? कि हमने बोला कि एक पर्टिकुलर कुछ तो है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये सब किन चीजों पे डिपेंड करता होगा? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, है ना। 1 सेकेंड मतलब आंसर कर रहे हो कुछ, नेक्स्ट करो। यस, मान लेते हैं यहां पर एयर है, यस,
यहां पर वाटर है, यहां पर एयर है, ये सब सीख चुके हैं हम, रिकैप है मान लो सिर्फ, और यहां पर ग्लास है। यस, कहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वाटर में कि ग्लास में? वाटर में। कहां पर चेंज इन स्पीड ज्यादा है? ग्लास। चेंज इन स्पीड जहां ज्यादा होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, या स्पीड जहां ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। प्लीज ध्यान देना, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, यहां पर है 2.5 इंटू 10⁸, और यहां है 2 इंटू 10⁸, यहां है 3 इंटू 10⁸। तो बेटा यहां से यहां का जो चेंज इन स्पीड है ना, चेंज इन स्पीड ज्यादा है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होता है। यस, जहां चेंज इन स्पीड ज्यादा वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। सारे बच्चे ओके क्या? लेकिन जहां स्पीड ज्यादा होता है, स्पीड, ये सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, इस मीडियम में स्पीड, यहां पे स्पीड ज्यादा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है उसका कंपैरेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यस बेटा, यहां से यहां का चेंज बताओ मुझे कितना है? 0.5 का चेंज है, हाँ कि नहीं? यहां चेंज कितना है बताओ मुझे? 1। अरे बाबा, इंटू 10⁸, ऑफ कोर्स। यस, यहां है 10⁸ का चेंज, 1 इंटू, यहां है 0.5 इंटू 10⁸ का चेंज। यस, तो जहां चेंज ज्यादा होता है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्पीड इन अ मीडियम की बात करूं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से वापस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, refractive index is inversely proportional to, yes, बोलो क्या लिखे? 1 upon speed in the medium, but refractive index is directly proportional to change in speed from one medium to another medium। ढंग से बस क्वेश्चन पढ़ना, चेंज इन स्पीड की बात कर रहे हैं कि स्पीड की बात कर रहे हैं? पक्का समझ में आया? सेकंड बोलो, वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ? किसका होता है वेवलेंथ? लाइट का। बट उस पे कैसे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अच्छा चलो, हमने स्पीड की बात की तो इमीडिएटली टेम्परेचर की भी बात कर देते हैं। मान लेते हैं बच्चों वाटर है, यस, ये एयर है, ये वाटर है, कॉमन सेंस लगाओ यार। यस, और ये वाटर है, यहां टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्या? यस, कहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा? 80 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, पक्का? कैसे? यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा बोल रहे हैं बच्चे, मैंने पूछा कैसे? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस बोला तो भी कैसे बोलूंगा मैं, डिक्रीजेस बोला तो भी कैसे बोलूंगा? तो यू शुड हैव एन आंसर व्हाई यू आर सेइंग सो। Yes, where is the speed of light more and why? हाँ श्रेयस। Intermolecular forces of attraction are less. Intermolecular forces of attraction are less। तो फिर सही है, आगे बढ़ते जाओ। For the light to pass through it, because assuming water is at 0 degrees Celsius and is ice, then it is more difficult for the light to penetrate. Fair enough। मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ रहा है। यस, हमने क्या पढ़ा था? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया ना हाल ही में, तो हमने पढ़ा है उसमें कि ये बच्चा जा रहा है, अरे हाँ कि नहीं, ऐसे इधर की तरफ जाना चाह रहा है,
और अगर पार्टिकल्स भी उसको इधर पुश करेंगे तो ओवरऑल इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं, वहां लाइट इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं वो उसको और भगा रहे हैं आगे की तरफ, ऐसे मानो। आप बोलोगे सर फिर कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे भी जा रहे हैं, अरे हाँ कि नहीं, तो नेट इफेक्ट तो स्पीड चेंज होना ही नहीं चाहिए। यस देखो क्या हो रहा है ना। अच्छा पहले 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 वॉट एवर ही सेड इज राइट। जहां टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो स्पीड इंक्रीजेस। हमने अभी अभी बोला कि स्पीड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर स्पीड इंक्रीजेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। ये कहां से आया? यहां से। बोलो फाइन है क्या सारे बच्चे? स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर आंसर फ्रॉम यू। थिंक एंड टेल मी कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट क्यों बढ़ा, सोच के बताना। यस थिंक, या हम करेंगे बात इस पे। और थर्ड नेक्स्ट फैक्टर, हाँ वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ? क्या यू जस्ट सेड वेवलेंथ, तो उसका क्या करें? कुछ तो बोलो कि वेवलेंथ के साथ ये होता है, वो होता है, कुछ होता है, क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, आप सोचो क्या क्या हो सकता है। एक ग्लास है, मटेरियल है, या लाइट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? एनीबॉडी एल्स? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, थोड़ा अच्छे से बोलो। और The color of the light. यानी वेवलेंथ, हाँ So greater is the wavelength of the light, which means that the speed of light is greater. अभी तो सिखाया, अरे अभी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले, विबग्योर वाला, भूल गए क्या? वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, देयरफॉर स्पीड ऑफ रेड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वॉयलेट। अब रेड का स्पीड कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का स्पीड ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड will be less than refractive index of violet. Everything is interconnected. या तो रट्टे मारो या तो फिर एक चीज याद रखना है सिर्फ, रेड कम बेंड होता है। यस कम बेंड होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी स्पीड कम, स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो चेंज इन स्पीड कम है। सारी चीजें एक ही है, सब चीजें एक जगह पे ही आ रही है। कुछ भी छोटा मोटा डाउट है ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पूछो। एंड we'll start with the numericals. कौन सा है पार्ट हमारा? 10th फिजिक्स, रिफ्रैक्शन ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। अच्छे से ध्यान दो यहाँ पर, इसमें से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो देखो एक बार, क्या बोलता है? A ray of light bends while passing from one transparent medium to another having a different refractive index. पता है हमको, आगे बोल। Name the phenomenon, give reason for it. The phenomenon is called as refraction. Yes, give reason. तो हम बोलेंगे when light travels from one medium to another, yes, the speed of light changes, as a result it bends. इतना ही लिखना है ना? How do following quantities change? स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। एम्पलीट्यूड इफ द सेकेंड मीडियम इज डेंसर देन द फर्स्ट मीडियम। ओके, तो डेंसर वगैरह देखते हैं हम, यहां ध्यान देना। ये एयर ले लेते हैं, चलो रेयर ही लिखता हूं ना, रेयर लिखते हैं और इसको डेंसर लिखते हैं। तो ये यहां से आया, ये इधर चला गया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो बोलो क्या होगा? स्पीड क्या होगा इसमें? डिक्रीज होगा, है ना? यहां v1 f, λ1 एम्पलीट्यूड a1। बोलो फाइन है। यहां पर v2 λ2 f, f1 लिख दू, f2 और a2। यस, कौन कौन सा कैसे कैसे चेंज होगा? बोलो v1 इज ग्रेटर देन v2, v ग्रेटर है तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2, f1 इज, ये सब सीखा हमने। ये एम्पलीट्यूड कहां से बीच में आ गया पिक्चर में? यस, एम्पलीट्यूड का क्या करे?
क्या होता है एम्पलीट्यूड, आप सोचो। फ्रॉम मीन पोजीशन, सही बात है। उसका क्या होता होगा, सोचो और बताओ। डिक्रीज तो वाई। हाँ, तो स्पीड से एम्पलीट्यूड का क्या लेना देना। एक सेकेंड, स्पीड से वो बोल रहा है स्पीड डिक्रीज हुआ तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, राइट। स्पीड डिक्रीज हुआ तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड से क्या लेना देना। सही है, लाइट वेव है तो फिर अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एम्पलीट्यूड क्या सिग्निफाई करता होगा लाइट में। पहले साउंड में एम्पलीट्यूड क्या सिग्निफाई करता है। लाउडनेस, बढ़िया, लाउडनेस सिग्निफाई करता है। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या सिग्निफाई करता होगा। ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, बहुत बढ़िया। तो जब पानी के अंदर जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा। क्यों घटेगा। अरे क्योंकि थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट भी तो हुआ है, याद करो। 10% ऊपर चला गया, 90% नीचे आया तो इंटेंसिटी घटेगा, यानी एम्पलीट्यूड 2 इज लेस देन एम्पलीट्यूड 1, या ऐसा लिखता हूं A1 इज ग्रेटर देन A2, लिख के दिया था फर्स्ट सेशन में, याद होगा तो, राइट। तो यहां एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दिखाता है। बोलो फाइन, वेरी नाइस। स्टेट वेदर द रे ऑफ लाइट विल बेंड और नॉट if both the medium have same refractive index, no। आगे बढ़े, आ जाओ। a ray of light falls normally on the glass slab, यानी perpendicular। draw diagram showing the path of ray till it emerges out of the glass slab। बोलो कैसा होगा। ऐसी, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। यस, एस, सीधा। ये सब बताना पड़ता है, ऐसा एरो एरो। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। What is the angle of refraction? 0. The refractive index of water is 4/3. Explain the meaning of this sentence. बहुत ढंग से लिखना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या है बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम अपॉन VW, ऐसे लिख के बताना पड़ता है। तो यहां पे हो जाएगा C इज इक्वल टू 4/3 VW, C is equal to 1.33 VW। Yes, अब लिखेंगे the speed of light in vacuum is 1.33 times the speed of light in water। ये उसका मीनिंग है। बोलो डन। अच्छा जी, refractive index of water is this, mu W is 4/3। Calculate the speed of light in water if स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। सो बोलो म्यू डब्ल्यू क्या होता है, C अपॉन VW। 4/3 इज इक्वल टू 3 into 10⁸ VW इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, 9/4 into 10⁸, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी। अच्छा, the refractive index of water is this, mu W 4/3, mu G 3/2, 3/2 है ना। what is the refractive index of glass with respect to water, बीच में नहीं बोलना। refractive index of glass with respect to water, बोलो क्या होगा। प्योर फॉर्मूला खेल है ना, प्योर फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो फिर से, μ21 का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है v1/v2, लैम्डा के टर्म्स में होता है λ1/λ2, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में होता है μ2/μ1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। बोलो ओके। तो ये तो गिवन है, G कितना है 3/2, W कितना है 4/3, सो 3/2 into 3/4, क्या हुआ सर, क्या हुआ। वो म्यू W by म्यू G है। हाँ 2/1, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने। आपने उल्टा लिखा। अच्छा, ऊपर उल्टा लिखा था। यस, ये क्या होगा म्यू जी, अरे जी ऊपर जाएगा ना, और म्यू W, मैंने पहले उल्टा लिखा था,
नीचे उल्टा, ओ यहाँ गलत लिखा है, ये होना चाहिए, कहाँ उल्टा, सही तो लिखा था, μ1 ऊपर जाता है ना बेटा, यस, μ1 अपॉन μ2, ये V2 नीचे आता है, V1 ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, ऊपर जाता है, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, 2/1, सही है, पक्का सही लिखा था मैंने पहले, यस, μ2 अपॉन μ1, ये 1/2 होता है, ये 2/1 होता है, यस। देखो ये वेलोसिटी के लिए ये 2 नीचे जाता है, 2 नीचे जाता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 2 ऊपर आता है, तो देखो ये g ऊपर आएगा, बोलो फाइन, तो बोलो μg कितना है 3/2 और μw कितना है 4/3, सो 3/2 इंटू 3/4, ऐसे ही किया था मैंने सब पहले भी, 9/8 डन, सो 9/8 फाइन है। अरे कितना है, खत्म ही नहीं हो रहा, ओके, क्या देखो, orange light of wavelength this much traveling in air gets refracted in water. If the speed of light in air is this much and refractive index of water is this, frequency of light in air, speed of light in water and the wavelength of light in water. तो हमारे पास कुछ है और यहां से एक ऑरेंज कलर का लाइट यहां पर आ रहा है इस तरह से, तो एयर से कहां जा रहा है, ट्रेवलिंग इन एयर गेट्स रिफ्रैक्टेड इन वाटर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर आपको बोल रहा है कि उसका लैम्डा 1 है 6600 एंगस्ट्रॉम, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो v1 इज 3 into 10 raised to 8, the refractive index of water, mu of water is 4/3। आपको बोलता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन एयर, तो मैं एयर में आ जाऊंगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाऊंगा, बोलो डन, तो f क्या हो जाएगा v1/λ1, दैट इज 3 into 10 raised to 8 अपॉन 6600 into 10 raised to -10 मीटर। क्या सारे बच्चे ओके हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये 1/22 लिखू क्या इसको, और ये हो जाएगा 10 raised to -8, ऊपर जाके हो जाएगा इंटू 10 raised to 16 हर्ट्ज। क्या सारे बच्चे ओके हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ऐसे लिखो तो चलेगा क्या, नहीं, 0 पॉइंट वगैरह में लिखना पड़ेगा, फाइन है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी यहां होती है क्या वही फ्रीक्वेंसी यहां भी होगी, बिल्कुल। आगे बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू ऑफ वाटर, यस, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ, स्पीड इन वाटर वैक्यूम, तो ये हो जाता है 4/3 इज इक्वल टू 3 into 10 raised to 8 अपॉन VW। इसको सॉल्व करके VW मिलेगा 2.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मुझे V मिल चुका है, यहां मुझे फ्रीक्वेंसी मिल चुका है, पता है ना, ऊपर वाला ही नीचे है, तो यहां से मैं वेवलेंथ इन वाटर निकाल सकता हूं। बोलो अगेन, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी इन वाटर F into lambda water, lambda water is V water upon F। बोलो V water is, yes, 2.25। एक काम करूं क्या, 9/8 क्या था वो, 4 ना, yes, 9/4, 9/4 into 10 raised to 8 लिखता हूं इसको, और फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा 1/22 into 10 raised to 16 लिखता हूं इसको, इज दैट फाइन। सारे बच्चे, ये हो गया 9/4 into 22/1 into 10 raised to -16 meters, this will become 2s are 11, 11 9s are 90 minus, yes, हाँ, 10 raised to -8 मीटर,
बोलो ये कितना हो गया 2 11 99/2 दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। लेकिन मुझे उसको 10⁻⁻10 में लिखना है ताकि मैं उसको एमस्ट्रॉन्ग में लिख सकूं। तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, क्या बात कर रहे हो, यस अरे 2 0 इधर डालना पड़ेगा 4950 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दैट इज 4950 एमस्ट्रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? यस तो हमने क्या किया है, सबसे पहले v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज किया एयर में, वहां से f निकाला, पार्ट 1 डन। फिर इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, यस तो उसको हमने सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया। फिर पानी में आ गए, पानी में आके फिर से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाया। समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? पक्का, वेरी गुड। अगला सवाल बोलता है, रुकना पड़ेगा क्लास चल रहा है। क्या बोलता है क्वेश्चन? ऐसा कुछ दिया है, द डायग्राम शोज अ ग्लास ब्लॉक सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर ग्लास रख दिया है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसे बड़ा बना देता हूं मैं उसको, कुछ इस तरह से है, ऐसे है ना, ये ग्लास है, यहां कोई तो लिक्विड है और यहां भी कोई तो लिक्विड है। यस कौन सा लिक्विड है हमको नहीं पता, किसका डेंसिटी ज्यादा है कम है हमको नहीं पता। ओके क्या बोलता है, बीम ऑफ लाइट ऑफ सिंगल कलर इज इंसिडेंट, कोई भी ले लेंगे हम, रेड वगैरह ले लेंगे। ड्रॉ द डायग्राम टू शो हाउ डज द लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास देन अगेन टू लिक्विड इफ लाइट स्लोज डाउन इन द ग्लास। ग्लास में लाइट स्लो डाउन होता है, यानी पहले इसको डेंसर मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रेरर, ये हो जाएगा रेरर। बोलो फाइन। अब इसका डायग्राम यहां देखो, यहां देखो, ये आया इंसिडेंट रे, नॉर्मल कैसा होगा बेटा, यहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या ये सरफेस है मेरा? हाँ ये सरफेस है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा कुछ ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर चेंज इन मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधा चला जाता, बट क्योंकि रेरर टू डेंसर जा रहा है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यानी कहीं तो ऐसे चला जाएगा। बोलो बात समझ आई? फिर से यहां पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ये सरफेस है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर इज द नॉर्मल, है ना। नाउ इट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर। अगर कुछ नहीं होता तो ये ऐसे सीधा चला जाता, बट नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यार अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसा बनेगा यहां पर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है सारे बच्चे, ये क्या है? नॉर्मल है ना। कुछ नहीं होता तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होता? ये वाला। सही बात है, इधर तो जा नहीं सकता, इधर नॉर्मल है तो उससे दूर जाएगा और इट विल इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, क्योंकि ग्लास स्लैब है वो, है ना। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो यहां से ये लाइट अगर ऐसे जा रहा है, यस तो यहां पे शिफ्टिंग होगा और वो यहां से ऐसे पैरेलल बाहर निकलेगा। ये था मेरा इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? वहां ड्रॉ किया है मैंने, यहां एक डायग्राम ऐसे बनाया है कि ये पैरेलली उसको इमर्ज करके बाहर निकलेगा नीचे के साइड में। कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो। ऐसे डायग्राम बनाने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई डाउट? हल्का फुल्का कुछ, छोटा मोटा कुछ भी? श्योर। अब बोलते हैं रिवर्स केस ले लो। रिवर्स केस में क्या होगा? इट स्पीड्स अप इन द ग्लास। तो स्पीड्स अप का डायग्राम मैं यहीं पे बना के देता हूं,
ये ऐसे आया, बोलो नॉर्मल कहां बनेगा? वंस अगेन बच्चा, ये है सरफेस, ये हुआ सरफेस को 90 डिग्री नॉर्मल, कुछ नहीं होता तो सीधा चला जाता। यस, बट अब यहां पे स्लो हो रहा है। यस, या यहां पे फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस बार ये रेड लाइट ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहां पे फिर से बेंडिंग होगा उसका, ये सरफेस को परपेंडिकुलर। अगर कोई चेंज इन मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधा जाता, बट नाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाते जाते नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ ऐसे मत कर देना, है तो ये भी नॉर्मल की तरफ, बट लैटरल डिस्प्लेसमेंट होना है, इसलिए थोड़ा ही बेंड करना उसको, और ये हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो फाइन है क्या? तो ये था मेरा केस नंबर 1, ये डायग्राम था मेरा केस नंबर 2। इसका भी बना सकते हैं हम ऐसे, है ना? क्या करें, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं और ऐसे। बोलो क्लियर हुआ? पूरा डायग्राम समझा? स्टेट टू कंडीशंस अंडर विच द लाइट रे पासिंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास ट्रेवल स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, कहां पर है वीडियो? ठीक है, नहीं बट इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, कोई शॉर्ट रहेगा 2 सेकंड का तो ठीक है भाई। एनीवेज वेज तुमको समझ गया ना क्या हो रहा है? यस, ये टैप है, हवा में है, उसमें से पानी गिर रहा है, लिटरली गिर रहा होता है। देखा है तुमने? कभी नहीं देखा? कैसे पॉसिबल है यार? कहीं तो देखा होगा बच्चों, कहीं तो देखा होगा। ये वाला इज इट 50 सेकेंड्स ओनली? अच्छा, क्या है वीडियो? कोई वीडियो नहीं है। हाँ है। है भी या नहीं? दुनिया में कुछ और ही चल रहा है उधर। हाँ चलो, फिर भी हम यहाँ से एक देख लेते हैं। छोटू कौन सा है? छोटू, सबसे छोटू 5 मिनट वाला। अरे DIY है, बोर करेगा। लावले होते बात यहाँ ध्यान दो। यस, ये टैप है, एक्चुअली पानी चल रहा है उसमें, तो ऐसे फिंगर डालोगे तो हाथ गीला हो जाएगा, बट टैप को कुछ भी नहीं है सपोर्टिंग। दिख गया इतना? समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे घर पे भी लाके लगा सकते हो, तुम बना भी सकते हो। पानी यहाँ कहां से रहा है? कंटिन्यूअसली पानी चलता है उसमें से, पानी उसमें चल रहा है। ये देखो, अभी ठीक है ना? अब तो विश्वास हो गया। अब उसको सपोर्ट नहीं है, यहां से हवा में है वो टैप पूरा। हाउ 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 मैजिक, जादू। हाँ, एनीबॉडी? हाउ? pipe inside covered by water. एब्सोल्युटली, है ना? पाइप है वहां पर, वो दिख नहीं रहा है हमको। वो जो पाइप है ना, वो पानी के पीछे छुप गया है। वो जो पाइप है ना, वो पानी के पीछे छुपा है, वहां अंदर छोटा सा पाइप है, बहुत छोटा, जिसमें से ही पानी नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। यस, ये कैसे बना रहे नहीं देखना है भाई हमको। यहां ध्यान दो, उसने देखो कॉर्नर पे टच किया, लेकिन वो जो टैप का सेंटर है ना, वहां पर एक छोटा सा पाइप जा रहा है, जिसका थिकनेस थोड़ा कम है, ठीक है ना? तो वो पाइप के अंदर से पानी ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो नीचे बाउल है उसमें मोटर है। ये देखो, वो मोटर का वायर जा रहा है पीछे,
है ना, तो मोटर का वायर है, दिखा क्या, राइट। तो डब्बे के अंदर एक मोटर रखा है, वो मोटर से ऐसे छोटा सा पाइप कनेक्टेड है, और वो टैप में से पानी नहीं आ रहा है, इट इज लाइक अ फाउंटेन। वो जो पाइप है उसमें पानी ऊपर जा रहा है और वहीं से ऐसे नीचे गिर रहा है, करेक्ट। फिर वापस वो पाइप से ऊपर जा रहा है और पाइप से नीचे गिर रहा है। साइड में कॉर्नर में हाथ लगाओगे, उसको ऐसे मारो, है ना, वो जाके उड़ जाएगा, गिर जाएगा पूरा, राइट। ये कैसे हुआ, देखो उसके अंदर जो पाइप है ना, वो पाइप का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यस। तो जब उन दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम होता है तो वो दिखेगा नहीं हमको, ऐसे लगेगा सेम ही है क्या, यस। क्योंकि वहां से जो लाइट, एक मिनट, ये समझ में आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए। क्वेश्चन बोलता है स्टेट टू कंडीशंस अंडर विच द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास ट्रेवल्स विदाउट बेंडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होना चाहिए, ग्लास का और लिक्विड का। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए। विल द ग्लास स्लैब बी विजिबल देन? नो, अब दिखेगा नहीं ना, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो हमको दोनों चीज सेम दिखाई देगी, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। कोई भी चीज हमको दिखाई देती है, कलर भी सेम होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो उनका कलर सेम होना चाहिए और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, राइट। इन दैट केस द ग्लास स्लैब विल नॉट बी विजिबल टू इट। ये भी कैसे, पार्ट सी में पढ़ाता हूं, डोंट वरी, है ना, कि ये कैसे हो जाएगा, क्यों नहीं दिख रहा है वो, है ना, शिफ्टिंग वगैरह एक साथ पढ़ाता हूं एप्लीकेशन, बट नहीं दिखता है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट से समझाया, टेक्निकली समझा दूंगा, सुन, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो, a ray of light strikes a glass slab 5 centimeter thick making an angle of incidence equal to 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। Draw a ray diagram showing the emergent ray and the refracted ray through the glass slab if mu is equal to 1.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, mu is equal to sin i अपॉन साइन आर। बोलो म्यू कितना है 1.5 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन आर। इसको थोड़ा सा सॉल्विंग कर लो, बोलो साइन आर वहां जाएगा, 1.5 यहां आएगा। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, हाफ अपॉन 1.5। साइन आर इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 3/2, हाफ को 3/2 लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू 1/3। अब उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है साइन ऑफ 19.5 इज 1/3, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 19.5 डिग्रीज। समझा कि नहीं समझा, सारे बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। अब बोलता है इसका डायग्राम बना करके बताओ, तो हम लेंगे एक ग्लास स्लैब, ध्यान से समझो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता, ये आएगा यहां तक बट ड्रॉ करने नहीं आएगा। अब आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको 5 सेंटीमीटर बनाना है, यस 5 सेंटीमीटर थिकनेस, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का बनाना है प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, ठीक है ना। फिर ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे हम लोग कि हाँ देखो कुछ नहीं होता तो सीधा आ जाता। अब आपको यहां पर 19.5 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है, यहां से 19.5 डिग्री मेजरमेंट करके 19.5 डिग्री, बोलो फाइन है। अगर ये 19.5 हो गया बच्चे, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 19.5 हो जाएगा, और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं लिख करके भी दे दूंगा, बोलो फाइन। तो यहां पर मैं मेजर करके बनाऊंगा 30 डिग्री, और फिर उसके बाद में ये दो पैरेलल दिखेंगे,
स्केल से इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना, मेजर कैलकुलेट नहीं बोल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे। क्योंकि ये इतना बकवास काम है, एग्जाम में नहीं पूछते, सी ड्राइंग नहीं करवाने वाले वो फिजिक्स में तुमसे, ठीक है ना। बट फिर भी फिजिक्स के पेपर में भी प्रोट्रैक्टर, कंपास, ये वो सब कैरी करना साथ में अपने, ठीक है क्या। अब देखो हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट में चले जाते हैं और मैं एक रूल लिख करके दे देता हूं, एक चीज जो छूटा वो भी कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 बोल देता हूं इसको। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे is called as angle of emergence. Angle of incidence is always equal to angle of emergence, always equal to, वो याद रखना बस। कैसे आया, बेसिक ज्योमेट्री से कर लेंगे हम उसको, ज्योमेट्री खेलोगे तो हो जाएगा। बोलो ओके है क्या, है ना, परफेक्ट। तो ये था ये वाला क्वेश्चन कि क्या करना है यहां पर, ठीक है, डन। इतना अच्छे से समझ लो बस, बाकी वो तो यस मेजरमेंट्स का खेल है। चलो आ जाओ। द रे डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज ए एंड बी, यस, ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर। चलो बिना बकवास के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एयर से ग्लास में जा रहा है, यस, ये यहां पर है ना, तो ये इट विल बेंड, तो कुछ नहीं होता तो ऐसे सीधा चला जाता, ये भी ऐसे सीधा चला जाता, पैरेलल पैरेलल, है ना। कौन ज्यादा बेंड करेगा बताओ, रेड नहीं तो वॉयलेट ही होगा आंसर, है ना। तो बेटा रेड अगर इतना बेंड कर रहा है तो जो मेरा वॉयलेट कलर होता है, यस, ये लो क्या, ओके, ये ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है ना। ये हमने देखो बहुत ज्यादा बेंड करवा दिया उसको ताकि आपको डिफरेंस समझे। बोलता है कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्टेड, हाउ डू द स्पीड्स ऑफ रे डिफर इन ग्लास। यस, दोनों का कंपैरिजन बताना है। बोलो किसका स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट इन ग्लास। एयर में किसका स्पीड ज्यादा है, एयर में सेम होता है दोनों का स्पीड, ग्लास में जाके कम हो जाता है, इसीलिए तो अलग अलग अमाउंट से बेंड होते हैं। एयर में सबका स्पीड सेम होता है, ठीक है। आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज इन ग्लास स्लैब पैरेलल, नो, गिव रीजन, रेड बेंड्स मोर, व्हाई, स्पीड, क्या, हाँ, रेड बेंड्स लेस, सॉरी, यस, तो पैरेलल नहीं है। How does the refractive index of glass differ for two rays? स्पीड इसकी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा। रट लो, बहुत क्वेश्चन आने इस पे, क्लियर है क्या सारे बच्चे। नेक्स्ट, अब ये मैंने सिखाया नहीं है अभी, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ता है, अभी क्या सिखा है, चलो सिखा देते हैं, समझे तो समझे, नहीं समझे तो एक्सपेरिमेंट से बताएंगे फिर, ओके। चल, एक छोटा सा एक्टिविटी है बुक में दिया हुआ पार्ट ए में, उसमें क्या करना होता है, यहां ध्यान देना प्लीज, डोंट, यहां ध्यान दो। हमने यहां पर एक ग्लास स्लैब रखा है, बहुत अच्छे से ध्यान दो, यस, और इस ग्लास स्लैब के नीचे यहां एक मिरर लगा दिया। मैं अभी 2 बार जाके मिरर ढूंढ के आया, मुझे मिरर नहीं मिल रहा था, नहीं तो बताता। एनीवेज, यहां देखो, ठीक है। और अब प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ ग्लास स्लैब एंड दिस इज अ मिरर जो नीचे लगा। हमने क्या किया है ना, हमने यहां से एक लेजर लाइट डाल दिया इसके ऊपर, तो जैसे ही हमने लेजर डाल दिया, ये रे ऑफ लाइट आएगा इधर ऐसे, इसको मोटा कर देते हैं हम थोड़ा, ये रे ऑफ लाइट आएगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा इसका, रिफ्रैक्शन, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसके साथ साथ इसका यहां पर होगा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रिफ्लेक्शन,
यस, जो कि छोटा लेंगे हम, यहां पर रिफ्लेक्ट होके भी जाएगा ये लाइट। बोलो ओके है क्या? तो ये तो रिफ्लेक्ट होके गया तो चला गया, खत्म है। लेकिन इसका यहां पर क्या होगा बेटा? इसका यहां पर होगा फिर से रिफ्लेक्शन ड्यू टू मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के। बोलो फाइन। नाउ लाइट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो ओके है क्या? इससे पैरेलल जाता है वो रे ऑफ लाइट। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। ये गया, ये तो चला गया, लेकिन ये वाला जो लाइट था इसका फिर से अंदर होगा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन। अरे यहां पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा, और कम रिफ्लेक्शन होगा, है ना? तो बहुत फेंट बनाया मैंने उसको। बोलो ओके है क्या? और यहां पर होगा प्योर रिफ्लेक्शन, ये इधर चला जाएगा और ये यहां से रिफ्रैक्ट होके बाहर। क्या यहां पर भी रिफ्लेक्शन होने वाला है? हाँ, अब ये 1 से छोटा बनता नहीं है, तो यहां पर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, और फिर यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा, और यहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ऐसे होगा। अगर कोई इंसान यहां से देख रहा है तो उसकी आंखों में ये सारे रेज जाएंगे, है ना? उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये रे कहां से आया? उसको लगेगा ये वाला रे यहां से आया, तो यहां उसको एक डॉट दिखेगा। उसको लगेगा ये वाला रे कहां से आया, तो इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा मैं ऐसे। यस, ये वाला रे यहां से आया, ये वाला रे इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, यहां से आया, और ये वाला रे पीछे एक्सटेंड करूंगा, यहां से आया। उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा कि ये जो 2 नंबर का डॉट है ना, ये बहुत डार्क है। यस, ये जो 1 नंबर का डॉट है ना, ये थोड़ा डार्क है, और बाकी जो है वो तो ऑलमोस्ट है नहीं है, या छोटे छोटे दिखाई देंगे, एकदम एकदम फेंट 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 फेंट, ऐसा लाइट उसको दिखाई देता है। पॉइंट ये है कि 2 नंबर का डॉट सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला होता है। यस, हाईएस्ट इंटेंसिटी। क्यों भैया? ऐसा क्यों? क्यों उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट है? क्यों उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट है? आप देखो, यहां से 100 का लाइट आया मानो, है ना? ये कितना हो गया? 90, ये 10। यस, थोड़ी सी इंटेंसिटी। ये 90 वाला पूरा के पूरा 90 रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहां पर रिफ्रैक्शन के वक्त 80 यहां चला जाएगा, 10 यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? तो ये हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला लाइट उसकी आंखों में जा रहा है, तो उसको यहां पे ऐसे लगेगा ब्राइटेस्ट स्पॉट है ना? ये तो आ गया यहां पर 10 का, ये वाला एक्चुअली और कम इंटेंसिटी डिवाइड होते 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 यहां पे बहुत लाइट बनेगा, है ना? फेंट बनेगा, तो 2 नंबर का हाईएस्ट इंटेंसिटी का डॉट दिखाई देता है। ये एक्टिविटी दे रखा है, और उस पे उन्होंने पूछ लिया है एक लास्ट वाला क्वेश्चन। यस, व्हाट इज इट? देखो, ये ग्लास स्लैब है, ये सिल्वर्ड सरफेस है, और बोलता है ड्रॉ द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, शो एटलीस्ट 2 रेज इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस PQ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम RS। तो हमने बोला ठीक है, आ जाओ यहां पे, हैव अ लुक हियर। ये रे ऑफ लाइट आया यहां पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड। बोलो ओके। और यहां पर क्या होगा उसका? रिफ्रैक्शन। सही है। यहां फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और यहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन। यहां फिर से रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा इधर आएगा, यहां फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और इधर जाएगा। शो एटलीस्ट 2 रेज, बना दिया हमने। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द अबव केस? विच इमेज इज द ब्राइटेस्ट? बहुत सारे इमेजेस बनते हैं वैसे तो, बट इस केस में कितने बने? 1 2
3. Which one is the brightest? Second one. Getting it? सारे बच्चे समझ रहे हैं? पक्का? Very good. That was end of part A.